तो आज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेसिकली इसको कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके के अलग अलग डिसीजन मेकिंग करने होंगे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, और ये डिसीजन लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेगी टू एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, और उनमें से जो बेस्ट है वो आपको चूज़ करना है, या जो भी आपके सामने प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो कई सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन। एग्जिस्टिंग आपका प्लांट है, मशीनरी है, उनको आपको रिप्लेस करना है न्यू वन से, मॉडर्नाइज करना है। एक्सपांशन का कोई डिसीजन है, डाइवर्सिफिकेशन का कोई डिसीजन है कि भाई आप अपने फील्ड के अलावा किसी फील्ड में जा रहे हो तो वो करने जैसा है कि नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन की जहाँ पे दो अल्टरनेटिव या उससे ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से कोई बेस्ट वन आपको चूज़ करना है क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हो सकते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, कई बार आपके पास प्रपोजल आते हैं, एडिशनल ऑर्डर्स आते हैं, इनमें से ये एक्सेप्ट करें या ना करें, कुछ पैरामीटर चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे। कॉन्टिजेंट डिसीजन, तो ये अलग अलग आपके इन्वेस्टमेंट के फील्ड में डिसीजन लेने होते हैं। अब इन इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेने के लिए हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू एनालाइज द प्रपोजल्स, और वहाँ के बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ जाया जाए या ना जाया जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम टेक्निक में करते क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड टू टेक द डिसीजन थ्रू वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसके बेस पर हमें क्या कैश फ्लो जनरेट हो रहा है फ्यूचर में, और उस कैश फ्लो को लेकर हम डिसीजन लेते हैं कि भाई ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल मतलब प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो कई सारी टेक्निक्स है इसके अंदर। तो ये टेक्निक्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग, और दूसरा आता है डिस्काउंटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर रियलिस्टिक भी है। ट्रेडिशनली दो मेथड अलग अलग चलती है, पीबीपी और एआरआर। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्काउंटिंग टेक्निक समझेंगे कि कैश फ्लोज को किस तरीके से एनालाइज करें टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसी भी प्रपोजल को एनालाइज करना है, तो ये टेक्निक्स लगाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। वी नीड टू वेरिएबल। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कई बार होता है, इंटरिम बीच बीच में भी पैसे डालने पड़ते हैं, और लास्ट में आपको टर्मिनल मतलब जब इसको बंद करते हैं तो पैसा रिटर्न आता है। तो आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में डाला, ड्यूरिंग द लाइफ 5 लाख और डाला, और जब बेचा इसको आपको 5 लाख मिला। तो अल्टीमेटली आपका 10 + 5 15 गया और 5 आया, तो नेट नेट आपका 10 लाख जा रहा है। इसको आपको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। रिटर्न मतलब कैश फ्लो, आपको हर साल इनमें से कुछ पैसा रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल एवरी ईयर आप 2-2 लाख का प्रॉफिट अर्न करोगे 5 साल तक या 10 साल तक, जो भी आपका पीरियड है। तो वो 10 लाख 5 साल के हिसाब से अगर गिने तो, या अगर 10 साल के हिसाब से गिने तो 20 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलने वाला है। इन दोनों वेरिएबल्स के बेस पर सारी की सारी टेक्निक्स लगाते हो। इन्वेस्टमेंट में आपका न्यू असेट का कॉस्ट हो सकता है, इंस्टॉलेशन, सेटअप कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सेल ऑफ असेट को आप माइनस करते हो, मैंने आपको बताया वैसे। तो जो दूसरा टर्म है कैश फ्लो, इसको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, रेवेन्यू जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट इज एडजस्टेड टू कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो पोस्ट टैक्स। यहाँ पे नॉन कैश आइटम, संक कॉस्ट, डेप्रिसिएशन जो है वो लोग डिडक्ट करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें वापस से उसको ऐड कर देंगे ताकि हम लोग कैश फ्लो जान सके। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो कैश आउटगोइंग नहीं है, और उसकी वजह से आपका टैक्स बच रहा है। तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे टू अराइव एट दिस इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट होता है। तो समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। एबीसी लिमिटेड इज इवेल्यूटिंग द परचेस ऑफ न्यू मशीनरी विद द डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए की आपकी मशीन है। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ इज 4 ईयर्स, मतलब हर साल आपका 25 हज़ार करके 4 साल में आपका मशीन की वैल्यू हो जाएगी 0। चेंज इन अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन इज 45,000 इन ईयर 1। तो ईयर 1 में आपका 45,000 है, ईयर 2 में आपका 30,000 है, ईयर 3 में आपका 25,000 है, और ईयर 4 में आपका 35,000 है। ठीक है, ये क्या है, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, मतलब EPDT। ठीक है, अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया। 1 लाख रुपए जो है वो 4 साल तक चलेगा, मतलब हर साल का आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000 ईच, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका EBDT में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा EBT।
इधर आया 20,000, इधर आया 5,000, इधर आया 0, इधर आया 10,000। यहाँ से हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का रेट है 20%, 20,000 का 20% इज 4,000, यहाँ पे आपका 1,000, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, आपका 2,000 होगा। माइनस करेंगे, ये आपका है EAT, 20 में से 4 गए 16,000, 5 में से 1 गया 4,000, ये तो 0 ही है, 8,000। अब ये तो है EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, बट क्योंकि मैंने ये डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम है माइनस किया था एज आउटफ्लो, बट क्योंकि तो पैसा जा नहीं रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा CPAT। डेप्रिसिएशन कितना था 25,000, फिर ये 25,000, 25,000, 5,000, 16 एंड 25, 41,000 आपका CPAT हुआ पहले साल का, 29,000, 25,000 और इसका 30,000। ठीक है, तो हमने ये कैश फ्लोज निकाल लिए, ये हमारे कैश फ्लोज। ठीक है, काफ़ी इजी चीज़ है, और इसको याद रखना है, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देना है, तो इसको CPAT भी बोलते हैं या फिर नेट कैश फ्लो भी। अब हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक से दो वो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है पेबैक पीरियड। बेसिकली ये जो नाम बोल रहा है वही बता रहा है आपको, पेबैक पीरियड मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने साल में आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, इसको सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं आपके। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके कैश फ्लोज है वो यूनिफॉर्म मतलब हर साल सेम है, और कभी कभी ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म नहीं। जनरली ऐसा होता नहीं है, रियलिस्टिक ये है, बट इसको भी देख लेते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल CPAT या फिर एनुअल नेट कैश फ्लो। हर साल आपका जो CPAT है सेम है तब ये लगेगा। टेक्निक समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 lakhs, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है 20 lakhs, यील्ड एनुअली प्रॉफिट ऑफ 3 lakh आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 12.5% स्ट्रेट लाइन मेथड, बट बिफोर टैक्स 50%। मतलब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 20 lakhs, आपको PBP चाहिए, तो PBP निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आपको क्या करना है एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट 3 लाख दे रखा है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, ये है PBT, कितना है 3 लाख, टैक्स माइनस करेंगे 50% मतलब 1.5 लाख, ये आ गया आपका PAT 1.5 लाख। बट क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है और वो एक्चुअल में कैश आउटगोइंग नहीं है, तो हमें इसको एड बैक करना पड़ेगा। कितना होगा 12.5% ऑफ 20 लाख। ठीक है, वो आएगा 2.5 लाख, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर साल क्या होगा सेम। टोटल आपका कैश फ्लो क्या हो गया एनुअल कैश फ्लो 4 लाख, इन्वेस्टमेंट था 20 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, आपका PBP आया है 5 ईयर्स। 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको पेबैक मिल जाएगा। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। तो जब एनुअल कैश फ्लोज यूनिफॉर्म हो तो इस तरीके से करेंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म ना हो तब क्या करेंगे, तो हमें टेबल बना के सोल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सपोज XYZ लिमिटेड इज एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 2 लाख एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लोज एज फॉलो। कैश फ्लो कितने होंगे 80,000, 60,000, 60,000 और 20,000। ये टेबल दे रखा है, ऐसा ही हमको करना है ड्रॉ ईयर एनुअल कैश फ्लो, और यहाँ पे ऐड करना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैसे करते हैं, पहले साल का 1 लाख, दूसरे साल में क्यूमुलेटिव कितना होगा, पहले का 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140, तीसरे साल में 140 प्लस 60 2 लाख, 2 लाख प्लस 20,000 2 लाख 20,000। ये हमने क्यूमुलेटिव कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेबैक पीरियड कहाँ होगा, जहाँ आपका 2 लाख पूरा होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 साल के एंड पर आपका 2 लाख हो जा रहा है, मतलब आपका PBP कितना हो गया, PBP इज इक्वल टू व्हाट, PBP इज इक्वल टू ईयर इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट गेट्स कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ तो एग्जैक्टली तीसरे साल में हमारा पेबैक पीरियड हो जा रहा है।
कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका एग्जैक्ट 2 लाख नहीं हो रहा होगा, तब क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही रखते हैं। कैश फ्लोज क्या हो रहा है? पहले साल में आपका 80,000 हो रहा है, दूसरे में आपका 50 हो रहा है, तीसरे में आपका 50 हो रहा है, चौथे में आपका 60,000 हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्यूमुलेटिव। पहले साल में 80, दूसरे में 130, है ना, ऐड करते जाएंगे, फिर तीसरे में 180 और चौथे में आपका हो रहा है 2,40,000। अब यहाँ पे हमारा 2 लाख कहाँ पूरा हो रहा है? तीसरे साल और चौथे साल के बीच में कहीं पे। तो पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे? पेबैक पीरियड में 3 साल तो लेना ही है, प्लस कितना और पीरियड लगेगा मुझे टू अर्न 20,000, क्योंकि तीसरे साल के एंड में मैं कमा ले रहा हूँ 1,80,000, मुझे चाहिए एडिशनल 20,000। तो यहाँ लिखना है 20,000 डिवाइड बाय अगले साल में टोटल कितना कमाई किया? 60,000। अब मुझे 20,000 चाहिए कितने पीरियड में? 60,000 रुपये पूरे साल का, तो 20,000 कितने पीरियड का? तो 20,000 डिवाइड बाय 60,000 करोगे तो 3 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 60,000 करोगे तो कितना आ रहा है? 0.33। तो 3.33 ईयर्स लिख सकते हो, या फिर 3 ईयर। 0.33 ईयर कितना होता है? 0.33 इंटू 12 कर दोगे तो आपको मिलेगा 4 मंथ। तो 3 ईयर 4 मंथ आपका क्या होगा? पेबैक पीरियड। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो पेबैक पीरियड यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो तो कैसे करना है, यूनिफॉर्म ना हो तो कैसे करना है, और उसमें भी सिंपल वाला, और जहाँ पे आपका पेबैक पीरियड एग्जैक्ट नहीं आ रहा है वहाँ पे किस तरीके से सोल्व करते हैं, हमने तीनों ही चीज़ समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ये रेसिप्रोकल पेबैक पीरियड भी पूछते हैं, तो सिंपल है, जो हमारा फॉर्मूला था, हम लेते हैं न्यूमरेटर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में लेना है, और एवरेज एनुअल कैश फ्लो को न्यूमरेटर में लेना है। जैसे यहाँ पे 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, 4,000 का आपका इनफ्लो था। सिंपल करना है आपको, 4,000 रुपये ऊपर लेना है और नीचे लेना है 20,000, और जो भी आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरह से ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कि भी 20% के हिसाब से आपको रिटर्न है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछते नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हमारी जो दूसरी टेक्निक है पेबैक पीरियड के अलावा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये भी देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इस टेक्निक में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हम एवरेज एनुअल नेट इनकम, एवरेज एनुअल नेट इनकम, उसको डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट से टू अराइव एट एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ ₹3 लाख हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। ये 3 लाख की जो असेट है या इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल चलने वाला है। सालवेज वैल्यू कितना है? 90,000, मतलब 3 साल के बाद इसको बेचोगे तो 90,000 आएगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज 1.5 लाख। हर साल आप कितना कमा रहे हो? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। आपका 3 लाख रुपए की असेट है, उसमें से आपका 90,000 वापिस आएगा, तो आपका टोटल नेट खर्चा कितना होने वाला है 3 साल का? 2,10,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका हर साल का कितना डिप्रिसिएशन आ रहा है? 70। तो आपने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 80,000, 80,000, 80,000। क्योंकि ये अकाउंटिंग रिटर्न है, यहाँ पे हमको इसी को कंसिडर करना है एज कैश फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है बिगनिंग में और एंडिंग में। ये सिंपल कैसे निकाला? 3 लाख इन्वेस्ट किया शुरुआत में, 70,000 डेप्रिसिएशन हो गया, एंड में 230 आ गया, वापिस से नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। इस तरीके से बिगनिंग और एंड का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ गया। अब आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के 3 तरीके। एक, आप सिंपल एनुअल बेसिस पे निकाल सकते हो, हर साल का अलग अलग। दूसरा, आप एवरेज निकाल सकते हो। अब एवरेज में भी आपके पास 2 तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट जो है उसको आपको बिगनिंग वाला लेना है या एवरेज वाला लेना है। तो तीनों यहाँ पे सोल्व करके दिए हुए हैं, देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एनुअल बेसिस, हर साल का अलग अलग निकालेंगे। तो हर साल का प्रॉफिट ले लो डिवाइड बाय बिगनिंग का इन्वेस्टमेंट ले लो। जैसे 8 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, परसेंटेज निकला। 80,000 डिवाइड बाय 230, परसेंटेज निकला। 80,000 डिवाइड बाय 160, परसेंटेज निकला। तो तीनों के जो परसेंटेज निकले वो ले लो और उसको क्या कर दो? एवरेज कर दो। कौन सा? सिंपल एवरेज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बेस पर आप एनुअल इन्वेस्टमेंट कैसे लोगे? तो आपका 80, 80, 80, 3 साल आपने प्रॉफिट कमाया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 80,000 ही निकलेगा। उसको डिवाइड कर दोगे इनिशियल, एकदम इनिशियल वाला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका 26.67% निकला। और तीसरा वर्जन जो है, यहाँ पे आप क्या करते हो? आप एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हो। तो आपका बिगनिंग और सबसे एंड वाला कितना है? 3 लाख, और एंडिंग वाला है 90,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लीजिएगा 195। ठीक है,
और आप उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो तीनों तरीके से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने निकाल लिया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, इट यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और डेप्रिसिएशन है। 50,000, 75,000, 125,000, 130, 80 एंड टोटल कर रहा है। और सपोज फर्दर दैट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। मतलब साल्वेज कितना है? 80,000। डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप टोटल प्रॉफिट कमा रहे हो 460 फॉर 5 ईयर्स, 4,60,000 डिवाइड बाय 5, आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया 90,000। अब आप इन्वेस्टमेंट जो ले रहे हो वो भी एवरेज ले रहे हो। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? बिगनिंग में आपने डाला 10 लाख, एंड में आपको मिल रहा है कितना? 80,000 डिवाइड बाय 2, 10 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाय, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 540। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालें, 92,000 आप हर साल कमाओगे। आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है 5,40,000, इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज रेट ऑफ, तो मिल रहा है 17.04। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका, यहाँ पे हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया। दूसरे में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट तो वही रहेगा 92,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख, इंटू 100 करोगे तो आपका आ रहा है 9.2%। तो यहाँ पे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो दोनों में आंसर हमारा डिफरेंट आया। तो आप अपने हिसाब से नोट देकर, सूटेबल नोट देकर आंसर निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं विद डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। हमने नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स देख ली, जिसमें पीबीपी है और काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में सबसे पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू जो टर्म है उसको समझते हैं पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? फ्यूचर में मिलने वाली जो अमाउंट है उसको हम डिस्काउंट करते हैं विद अ सूटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बेसिकली होता है उससे, और डिस्काउंट करके हम उसको करंट मतलब 0th ईयर पे लाते हैं और कंपेयर करते हैं कि जो फ्यूचर में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एंड सो ऑन, इन अलग अलग ईयर्स में आपको जो इनफ्लो मिलने वाले हैं उसको आप क्या करते हो? डिस्काउंट करते हो और 0th ईयर पे लाते हो। फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद 1000 मिलने वाला है, उसको डिस्काउंट करके, क्योंकि देखो फ्यूचर में मिलने वाली जो वैल्यू होती है उसकी करंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, तो डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। सेम वे सेकंड ईयर में कुछ मिलेगा, थर्ड में कुछ मिलेगा, फोर्थ में कुछ मिलेगा, फिफ्थ में कुछ मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो पैसे मिल रहे हैं उसको करंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होता है। तो जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको कहा जाता है इनफ्लो, और हम उसको प्रेजेंट वैल्यू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ठीक है। सेम वे 0th ईयर पे या फ्यूचर में किसी भी साल में आपका जो आउटफ्लो जा रहा है, ठीक है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, उसको हम लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब जो पैसा आ रहा है इन टूडेज टर्म्स और जो पैसा जा रहा है इन टूडेज टर्म, दोनों को कंपेयर करते हैं। इफ इनफ्लो इज मोर देन द आउटफ्लो तो आपका जो एनपीवी है वो पॉजिटिव कहेंगे और आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो फॉर्मूला सिंपल क्या बना? पीवीसीआई मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इसका जो आंसर है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर सकते हो। तो हो क्या रहा है, फ्यूचर में मिलने वाले इनफ्लोज और आज और जो फ्यूचर में जाने वाले आउटफ्लोज हैं उनको हम प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं एंड कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर नेट नेट आपको ज़्यादा मिल रहा है देन ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, मतलब कुछ आपको दे के जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद भी। और अगर नेगेटिव है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो स्ट्रेट अवे। तो प्रेजेंट वैल्यू जो वो कैसे निकालेंगे, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना होगा। अलग अलग इंटरेस्ट रेट का अलग अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है जो आपको टेबल में दिया रहेगा या क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा। को निकालने का जो तरीका है वो सिंपल है, हमने ऑलरेडी देखे हुए चैप्टर्स में। अगर हमको 10% का फैक्टर्स निकालने हैं अलग अलग साल की, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो 10% के हिसाब से करना है तो आपको सिंपल 1 डिवाइड बाय 1.1 करोगे तो फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा। दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो दूसरे साल का, तीसरी बार तीसरे साल का। जनरली एग्जाम्पल में दिया रहता है
फिर भी अगर ना दिया हो तो विद दिस टेक्निक वी कैन कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अब स्ट्रेट अवे इसको समझने के लिए कुछ सम्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 दे रखा है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है 1 लाख। नेट कैश फ्लोज फॉर ईयर 1 इज 55,000। 0th ईयर में आपका जा रहा है 1 लाख, ठीक है। जो आउटफ्लो होता है उसको मैं नेगेटिव लिखता हूँ और जो इनफ्लो होता है उसके मैं पॉजिटिव लिखता हूँ। तो पहले साल के एंड में आपको कितना मिल रहा है 55,000। सेकेंड ईयर में आपको मिल रहा है 80,000। थर्ड ईयर में आपको मिल रहा है 15,000, ठीक है। क्या आगे और कुछ दे नहीं रखा। यहाँ पे बोल रखा है कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अब यहाँ पे PVIF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है हमें दे रखा है ऑलरेडी। पहले साल का 909, दूसरे साल का 826, तीसरे साल का 0.751। ये दिया नहीं होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। अब मुझे जो NPV का फॉर्मूला बताया है वो क्या है, NPV इज इक्वल टू आपको लेना है PVCI माइनस PVCO, ठीक है। ये मेरे 3 इनफ्लोज हैं और ये मेरा आउटफ्लो है। मुझे क्या करना है, इन 3 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पुट इन करूँगा और इसको मैं यहाँ पुट इन करूँगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको, ये है मेरे कैश फ्लो, इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। देखो 0th ईयर का हमेशा 1 होगा। फर्स्ट ईयर का कितना है 0.909, सेकेंड ईयर का है 0.826 और थर्ड ईयर का है 0.751। मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलूँगा मैं प्रेजेंट वैल्यू। 1 लाख इंटू 1 इज 1 लाख, नेगेटिव आपका PVCO आ गया 1 लाख, ठीक है। अब मुझे PVCI निकालना है 55,000 इंटू 0.909, फोर 9,995। सेकेंड ईयर का 80,000 इंटू 0.826 इज 66,080। थर्ड का जो है वो है 11,265। इन तीनों का समेशन करेंगे हम, जो आया है 1,27,340। हमारा NPV कितना निकला, माइनस कर देंगे इसको। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रहा है 27,340। क्योंकि ये NPV पॉजिटिव है तो ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका भी ये है, आप अगर नेट यहाँ पे आंसर निकाल दो तो भी आपका निकल जाएगा। वही इन सबका समेशन करो, जिनका टोटल करोगे इसमें से माइनस करोगे तो भी आएगा 27,340। तो टेबल से भी कर सकते हैं और टेबल के फिगर्स को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट इन करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABC Limited is small company and it is currently analyzing the capital expenditure proposal for the purchase of equipment. The company uses net present value technique। तब NPV निकालने के लिए आपको बोलेंगे। The capital budget is limited to 5 लाख। आपके पास टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करने की पावर है 5 लाख। ABC बिलीव कर रही है कि मैक्सिमम कैपिटल जो है वो रेस कर सकती है 5 लाख, मतलब इसमें से ही इनको प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12%, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज आपको दे रखे हैं। अब आपको बोल रहे हैं कि सबके NPV निकालो, ठीक है। तो NPV निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 12% के हिसाब से मैं इनके डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। और यहीं पे इसी टेबल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये है मेरा 0th ईयर, ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे है इनफ्लोज, ये है मेरा आउटफ्लो। इसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये तो हो जाएगा 1। बाकी के मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फर्स्ट ईयर का निकला 0.893, सेकेंड ईयर का निकला 0.797, थर्ड ईयर का निकला 0.712, फोर्थ ईयर का निकला 0.636 और जो फिफ्थ ईयर है उसका निकला 0.56। अब मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट के जो भी हमारे कैश फ्लोज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट A, B, C और D मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ। फर्स्ट तो मेरा सेम ही रहने वाला है 2 लाख, 1,90,000, 2,50,000 एंड 2,10,000। अब मुझे मल्टीप्लाई करते जाना है 50,000 इंटू 0.893। तो इस तरीके से मैंने सारे आंसर निकाल दिए और NPV भी निकाल दिए। तो हमारे चारों चार NPV आ गए। सिंपल है, आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से जो आपकी कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करना है और प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर का
समेशन करना है तो आपका एनपीवी बन जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक आती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पीआई। इसमें सिंपल फॉर्मूला वही है पीवीसीआई पीवीसीओ को कंबाइन करके, बट वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे एनपीवी में आप पीवीसीआई में से पीवीसीओ माइनस कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, मतलब इसको डिवाइड करना है। अगर आपका जो पीआई निकल रहा है 1 या उससे ज़्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, और अगर 1 से कम है तो आपको रिजेक्ट कर सकते हो। तो एनपीवी और पीआई जो है वो सिमिलर रिजल्ट देगा, क्योंकि एनपीवी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहे हैं वही सेम यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे डिडक्ट करके हम पॉजिटिव एनपीवी को देख रहे हैं, यहाँ पे हम 1 से ज़्यादा की वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो, मतलब आउटफ्लो कितना है 5, 50, 75 और 1,20,000। सपोज फर्दर डेट सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, आपको डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो भी दे दी है, मतलब ये है आपके आउटफ्लो और ये आपके हैं इनफ्लो। ठीक है, अब आपको पूछा है कैलकुलेट डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स, मतलब बेसिकली पीआई निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा पीवीसीआई डिवाइड बाय पीवीसीओ, मतलब ये जो नीचे वाले फिगर्स हैं उनको आपको लेना है न्यूमरेटर में। 6,50,000, दूसरे के लिए 95,000, दूसरे के लिए 1,00,30,000, मतलब 1,30,000 के डिनोमिनेटर में क्या लेंगे। फर्स्ट वाले केस में है 5.5 लाख, सेकेंड वाले केस में है आपके 75,000 और थर्ड वाले केस में है आपका 1,20,000। जैसे डिवाइड करोगे आप 6,50,000 डिवाइड बाई 5,50,000, ये आ रहा है आपका 1.18, ये आ रहा है आपका 1.27, इसका आ रहा है 1.0099। ठीक है, तो तीनों ही के हमने क्या डिजायरेबिलिटी निकाल लिया। सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तीनों ही आप कर सकते हो क्योंकि तीनों के ही 1 से ज़्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी ये कंफर्टेबल इसके अंदर आपका पॉजिटिव दिख रहा है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड टेक्निक जिसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमने एक बार देख चुके हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड है ये। अगर आईआरआर जो है आंसर निकल रहा है वो अगर WACC मतलब आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करना है। तो आईआरआर बेसिकली क्या है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको जो बदले में मिलने वाला है, दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेट निकाल रहे हैं कि भाई इसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो और आपको अगले साल 1,10,000 मिल रहा है और उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 10,000 का रिटर्न मिल रहा है ऑन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। इसका आईआरआर कितना हुआ 10%। ये मल्टीपल ईयर्स के लिए होगा, अलग अलग कैश फ्लोज होंगे, तो आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ये 10% है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो आपको इसको रिजेक्ट करना है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8, 9, 7, 6 कुछ भी है और आपको मिल रहा है 10% इस प्रोजेक्ट से, आपको एक्सेप्ट कर सकते हो। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बेसिकली आपने जहाँ से पैसा लिया है वहाँ आपको मिनिमम 12% देना है, और आप जहाँ पैसा डालोगे वहाँ से आपको 10% ही मिल रहा है, तो आप क्या कमाओगे, आपको कम पड़ रहा है ना, शॉर्टफॉल होगा। तो आईआरआर बेसिकली क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का आईआरआर निकालो तो आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर लो। अगर आईआरआर इज मोर देन WACC देन द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट शुड बी रिजेक्टेड। तो अभी आईआरआर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म कैश फ्लो जहाँ पे हो वहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से कैलकुलेशन होगा। आपको पहले पीबीपी निकाल लेना है। पीबीपी बेसिकली क्या होता है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो सेम है 6 साल तक, तो आप क्या करते हो सिंपल डिवाइड कर देते हो। तो आपका पीबीपी कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, अब ये 4 जो है ना इसको आपको टेबल में ढूंढना है। ठीक है, टेबल जो आपका प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होता है उसमें आप इस 4 को ढूंढोगे 6 साल वाले कॉलम में। 6 साल वाले कॉलम में 4 को ढूंढना है आपको। अगर एग्जैक्ट 4 मिल जा रहा है देन आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा आईआरआर। और अगर वहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं मिला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये 12% और 13% के बीच में कहीं पे पड़ रहा है, तो आपका जो आईआरआर है वो या 12 या 13% के बीच में कहीं पे। ठीक है, तो ये जनरली ऐसा वाला क्वेश्चन पूछते नहीं है, हमको जो क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं डिटेल में, उसके बाद हम सम कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आपके कैश फ्लोज है वहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लगाना है हमने ऑलरेडी। LR मतलब लोअर रेट, HR मतलब हायर रेट। तो कोई भी 2 रेट अज्यूम करेंगे, एक ले लिया फॉर एग्जांपल 10%, एक ले लिया 14%, इसको बोलेंगे लोअर रेट, इसको बोलेंगे हायर रेट। अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस NPV एट LR।
आपको एक टेबल बना के लोअर रेट से डिस्काउंट करके एनपीवी निकालना है, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट एलआर माइनस एनपीवी एट एचआर। मतलब टेबल बना के आपको एलआर और एचआर दोनों पे एनपीवी निकाल लेना है। उस एनपीवी का यूज इस फॉर्मूला में पुट इन करना है, एनपीवी एट एलआर डिवाइड बाय एनपीवी एट एलआर माइनस एनपीवी एट एचआर मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस, हमने ये देखा हुआ है स्टार्टिंग के कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। तो एग्जाम्पल करते हैं, डायरेक्टली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000। मतलब आपका आउटफ्लो क्या है 136, विच यील्ड्स द फॉलोइंग कैश फ्लो। ठीक है, तो आपको 30, 40, 60, 30 एंड 20 इतने अलग अलग कैश फ्लोज दे रखे हैं। आपको क्या करना है, दो अलग अलग रेट, एक लोअर रेट और एक हायर रेट, दो अलग अलग टेबल बना के आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है एनपीवी का, और फिर उसको हमारे फॉर्मूला में पुट इन करना है। अब दो कौन से रेट ले, तो जनरली एग्जांपल में दिया रहता है, बट फिर भी हम अजम्पशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके हिसाब से लोअर रेट जो है लिया है 10%, तो हायर रेट 12% लिया। दो टेबल बना देंगे यहाँ पे। तो टेबल नंबर 1 यहाँ बना रहा हूँ, बाजू में टेबल नंबर 2 बना रहा हूँ। कैश फ्लो जो है वो ले लेते हैं पहले, 0th ईयर 1, 2, 3, 4। ठीक है, कैश फ्लो हमारा आउटफ्लो हो रहा है 1,36,000 का, जिसको मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ, बाकी के सारे पॉजिटिव लिख देता हूँ। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 एंड 20,000। सबसे पहले मुझे 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर और 12% के डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने। यहाँ लिखूंगा मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ लिखूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू। अगेन यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर पे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे 1 होगा हमेशा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,36,000। यहाँ पे भी अगेन 1,36,000। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 करूँगा, तो फर्स्ट ईयर का आया 0.909, दूसरे साल का आया है 0.826, तीसरे साल का आया 0.751, चौथे साल का आया है 0.683 और सिक्स ईयर का है पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मैं 12% का निकाल लूँगा, 1 डिवाइड बाई 1.12 0.893, दूसरे साल का 0.797, उसके बाद आ रहा है 0.712, उसके बाद आ रहा है 0.636, उसके बाद आ रहा है 0.567। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो 30,000 इंटू 0.909, 770, 40,000 इंटू 0.826, 33,040, 30,000 इंटू 0.745। ठीक है, ये पीवीसी आएगा मेरा टोटल ऑलरेडी कर लिया है, जीटी का यूज़ करके ये आ रहा है 138,280, और आउटफ्लो तो आपका ही है 136। यहाँ पे आपका एनपीवी आएगा, इसमें से करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है 228। सेम वे का भी निकाल लेते हैं, जीटी कर रहा हूँ मैं, आई आ रहा है 1310, आउटफ्लो है मेरा 1,36,000। यहाँ पे जो मेरा एनपीवी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है -41। तो हमारे एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट हायर रेट आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आईआरआर का फॉर्मूला क्या देखा हमने, सबसे पहले लेना होता है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस पीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये मेरा फॉर्मूला है। लोअर रेट इज 10%, एनपीवी एट लोअर रेट इज 2280 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट 2280 माइनस माइनस का 419, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लोअर रेट हायर रेट का डिफरेंस कितना है 210 प्लस। तो सॉल्व कर देते हैं पहले। आपका डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा 2280 माइनस 4190, तो माइनस का है वो हो गया 6470, 22822 प्लस
यार आपका 0.7047 प्लस 10 करेंगे तो आपका आ गया 10.70। ये आपका IRR हो गया। तो इस तरीके से आपको IRR का क्वेश्चन सोल्व करना है, काफ़ी इजी है फॉर्मूला के बेस पर। बट मेन चैलेंज यहाँ पे इतना है कि आपको जो लोअर रेट और हायर रेट जो अज्यूम करना है वो जनरली आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा। ऐसा नहीं देंगे तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 10% और 12% पे एक पे आपका NPV पॉजिटिव आ गया, एक पे आपका नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आना ज़रूरी है। जब तक ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आपको बीच का आंसर नहीं मिलेगा। और जितना आपका IRR के नज़दीक आपके रेट अज्यूम किए होंगे उतना आपका परफेक्ट आंसर। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल अ मशीन इन्वॉल्विंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ 360, 3,60,000 रुपये आपका जाने वाला है। लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स एंड साल्वेज वैल्यू इज नहीं, मतलब 3,60,000 रुपये आपके 5 साल में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। द मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन, मतलब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ना 68,000। मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन है बट बिफोर टैक्स है। द कंपनीज टैक्स रेट इज 45%। तो ये डेटा के बेस पर आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहले कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर कितना है 68,000। टैक्स माइनस करेंगे 45% के हिसाब से 68,000 तो 45% जो आ रहा है 30,600 माइनस करेंगे तो बच रहा है आपका 37,400। ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर। बट मुझे तो चाहिए कैश फ्लो, सी फैट चाहिए। तो सी फैट के लिए जितने भी नॉन कैश आइटम्स आपने माइनस किए वो एडबैक करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक ही है डेप्रिसिएशन, जो कितना होगा 3,60,000 रुपये की असेट है, 5 साल चलने वाली है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हर साल का कितना डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया होगा 72,000। तो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 72,000 ऐड कर देना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है जो आपने माइनस कर दी थी। तो आपका कैश फ्लो हर साल का कितना होगा 109,400। हमने अज्यूम किया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन की ली है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन चेंज होगा तो आपका सी फेट हर साल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल तक मेंटेन होने वाला। अब आपको आगे क्या बोल रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आपको अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं 14%, 15%, 16%, 17%, 18% के। ठीक है, बेसिकली ये आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्यूमुलेटिव फैक्टर, मतलब ये 5-5 साल के फैक्टर का टोटल दे रखा है। जो हम अलग अलग निकाल रहे थे ना, जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग निकाला था ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये 5 साल का समेशन कितना हो रहा है आपका वो दे रखा है। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर साल के जो कैश फ्लो है वो अलग है। अगर ये कैश फ्लो अगर सेम हो, इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका टोटल करके एक ही साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारा यहाँ वाला केस है, यहाँ पे हमारा हर साल कैश फ्लो कितना है 1,09,400। तो हम हर कॉलम में 109,400 ये लिखे हर रो में और मल्टीप्लाई करें डिस्काउंटिंग फैक्टर से अलग अलग, या फिर हम क्या करें इसके कॉम्बिनेशन को, मतलब टोटल को ही मल्टीप्लाई कर दे तो भी आंसर सेम होने वाला है। हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, हमको दो कोई भी रेट लेने होंगे ट्रायल एंड एरर के लिए, लोअर रेट हायर रेट, और उसके बेस पर हम क्या निकालेंगे एनपीवी निकालेंगे। ठीक है, और वो एनपीवी के बेस पर हम आईआरआर निकालेंगे। तो हमें इनमें से कौन से दो रेट लेने उसके लिए एक टेक्निक है पीबीपी, जहाँ पे यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। तो आपका 3,60,000 रुपये जा रहा है, इसमें से 1,09,400 आपका हर साल आ रहा है। तो आपका पीबीपी कितना हो रहा है, आपका पीबीपी आ रहा है 3.29। ये 3.29 किसके बीच में आ रहा है, किन दो आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर के बीच आ रहा है, जैसे 15 और 16 के बीच आ रहा है। तो आप दो रेट ले सकते हो, हायर वाला 16, लोअर वाला 15। मैं यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेट कर रहा हूँ, एनपीवी एट 15%, दूसरा ले रहा हूँ एनपीवी एट 16%। अब देखो एनपीवी निकालना यहाँ पे आसान है, आपको लेना है पीवीसीआई और उसमें से माइनस करना है पीवीसीओ। पीवीसीओ तो फिक्स है आपका 3,60,000, यहाँ पे भी फिक्स है 3,60,000। आपको पीवीसीआई लेना है क्योंकि 1 से लेकर 5 साल हर साल आपका 1,09,400 1,09,400 ही है। इसको क्यूमुलेटिव फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3.35। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो सेम
3.27 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते हैं यहाँ पे 109,400 इंटू 3.35 जो आया है 366,490। इसको बोलेंगे PVCI, माइनस करेंगे तो हमें NPV मिल जाएगा। तो ये आया है पॉजिटिव 6490। सेम वे यहाँ करेंगे 109,400 मल्टीप्लाइड बाई 3.27 क्या आया मेरा 357,738, माइनस करूँगा तो नेगेटिव में आ रहा है 2262। अब मैं मेरा IRR का फॉर्मूला लगा देता हूँ। IRR का फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट क्या है आपका, योर लोअर रेट इज 15%, तो 15 प्लस NPV एट लोअर रेट कितना है 6490 डिवाइड बाय 6490 माइनस माइनस का 2262 और लोअर हायर रेट का डिफरेंस कितना है 1। फर्दर सोल्व करते हैं 6490 माइनस 2262 करूँगा जो भी है माइनस का तो आएगा 86490 डिवाइड बाय 8752 प्लस 15 कर दूंगा तो मेरा अल्टीमेट आंसर आया है 3.74%। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट एक और है डिस्काउंटेड PBP। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप जो PBP निकाल रहे थे वहाँ पे आप जो कैश फ्लोज लेते हो वो आप एब्सोल्यूट कैश फ्लोज लेते हो, ठीक है। उन्हीं कैश फ्लोज को अगर मैं क्या कर दूँ डिस्काउंट कर दूँ और फिर मैं PBP लगाऊँ तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटेड PBP। तो ये PBP का एग्जाम्पल देखते हैं पहले और उसको फिर डिस्काउंटेड PBP कैसे करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 30,000 कैश आउटप्ले हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000, एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है 6,000। तो अगर सिंपल PBP निकालूं तो 30,000 डिवाइड बाय 6 करूंगा तो 5 साल में मेरा क्या हो जा रहा है PBP। बट ये है मेरा सादा PBP जहाँ पे मैं डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ नहीं करूँ। इसी में अगर मैं डिस्काउंटिंग टेक्निक लगा दूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है द प्रॉब्लम विथ पे बैक पीरियड इज दैट इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है क्योंकि जो 6,000 मिल रहा है वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मिल रहा है। तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को आज मैं एब्सोल्यूट वैल्यू अभी नहीं ले सकता, मुझे उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू ही देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने के लिए 15% से मैं क्या करता हूँ मेरे अलग अलग साल जो है, जैसे यहाँ पे 6,000 बहुत अलग अलग सालों तक मिल रहा है, ठीक है। मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के मैं क्या कर रहा हूँ मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ जैसे ही मेरा क्यूमुलेटिव PV 30,000 को पार करेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल हो जा रहे हैं, ठीक है। 9 साल और कुछ महीने लगेंगे तब जाके आपका PBP निकलेगा। जैसे यहाँ पे 30,114 हो रहा है 10वें साल पे, मतलब 9 ईयर्स प्लस सम मंथ्स लगेंगे टू रिकवर दिस अमाउंट बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड PBP। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है। PBP जो सादा वाला है वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए, ग्रॉस कैलकुलेशन के लिए चलेगा, बट रियल में अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो यू नीड टू अप्लाई डिस्काउंटेड PBP या फिर NPV IRR कुछ भी लगाओ, बट डिस्काउंटेड जो टेक्निक्स है वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट। अगले साल उनको जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। इट हैज़ 5 प्रोजेक्ट्स, इनके पास 5 प्रोजेक्ट आए हैं जिनके सारों के पॉजिटिव NPV है, ठीक है, सबके पॉजिटिव है, पर कहाँ पे कितना पैसा डालूँ वो हमको डिसाइड करना होगा। कंपनी का कट ऑफ रेट कितना है 15%, तो 15% के हिसाब से आपको NPV निकाला है और ये NPV सबका पॉजिटिव है, ठीक है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। हमको क्या बोल रहे हैं, द कंपनी इज लिमिटेड टू कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ 1,20,000। उनके पास 1,20,000 रुपये पड़े हैं, उसमें से इनको इन प्रोजेक्ट्स में से सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में सबसे पहले पैसे लगाऊं और कितने कितने लगाऊं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न्स फ्रॉम पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स। इनमें से कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, 1,20,000 की लिमिट में रहते हुए। आगे क्या बोल रखा है, द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक करोगे तो दूसरा नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन में चल सकता है। एंड आर डिविजिबल, मतलब जैसे ए में मुझे आधा ही पैसा डालना है तो आधा डाल सकता हूँ, बी में मुझे आधा डालना है तो आधा डाल सकता हूँ, कोई भी फ्रैक्शन पॉसिबल है, जैसे पार्ट प्रोजेक्ट इज पॉसिबल। सिंपल चीज़ है, सबके जो आपके NPV है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे क्या करते हैं हम फैक्टर लगाते हैं कि भाई
पर रुपये आपको कितना एनपीवी मिल रहा है। मतलब ये 50,000 पे 15,400 मिल रहा है, ठीक है, और ये 40,000 पे 18,700 मिल रहा है, मतलब इसकी रैंकिंग थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, टेबल में लिखते हैं पर रुपी एनपीवी कितना आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनपीवी को डिवाइड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो 15,400 डिवाइड बाय 50,000 क्या आ रहा है 0.308। सेकेंड का 18,700 डिवाइड बाय 40,000 क्या आ रहा है 0.4675। 10,100 डिवाइड बाय 25,000 क्या आ रहा है 0.404। 11,200 डिवाइड बाय 30,000 क्या आ रहा है 0.373। लास्ट वाले का आ रहा है 0.55, ठीक है। जिसका ज़्यादा है उसको रैंकिंग 1 देंगे, उसके बाद वाले को रैंकिंग 2, उसके बाद वाले को रैंकिंग 3, उसके बाद वाले को रैंकिंग 4 और इसको रैंकिंग मिल रही है 5। तो सबसे पहले 1 को ले लेंगे। 1 में कितना पैसा लग गया हमारा 35,000। वी हैव लिमिट ऑफ 1,20,000। जैसे 120 आए हमको रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव भी लिख देता हूँ। अभी क्यूमुलेटिव कितना हुआ 35,000। सेकेंड नंबर का प्रोजेक्ट कितना है, सेकेंड नंबर के प्रोजेक्ट में 40,000 डालना है, 40,000 डाल देते हैं। क्यूमुलेटिव कितना हो गया 40,000 प्लस 35,000, 75,000 आपका खर्च हो गया। थर्ड नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका कितना पैसा जाएगा 25,000, 25,000 डाल देता हूँ मैं। अब हो गया आपका 1,00,000। अब आपको ध्यान रखना है आपके पास 1,20,000 है। अब आपके पास सिर्फ कितना बचा पॉकेट में 20,000। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट 30,000 करना है, और क्योंकि यहाँ पे दे रखा था कि आप पार्ट प्रोजेक्ट ले सकते हो, आपके पास जो 20 बचा है वो प्रोजेक्ट 4 में आप डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा 1 वाला जो है वो है ई, 2 वाला जो है वो है बी, 3 वाला जो है वो है सी, और इसके बाद हम ले रहे हैं ई, ठीक है। ए को स्ट्रेट अवे हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो सबसे कम पर रुपी एनपीवी। इस तरीके से आपका 1,20,000 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये आपने पार्टली किया है, बेसिकली आपने 30,000 में से 20,000 किया, मतलब 2/3 किया। ये आपका 100% है, ये भी आपका 100% है, ये भी 100%, ये आपका ऑलमोस्ट 66.67% है। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेस्ट एनपीवी मिलेगा। कितना एनपीवी मिलेगा वो भी लिख लेते हैं हम। ई में कितना मिलेगा, ई में मिलेगा आपको 19,300, बी में आपको मिलेगा 18,700, सी में आपको मिलेगा 10,100, और डी जो है उसमें 30,000 पे 11,200 था, तो 20,000 पे कितना होगा 11,200 इंटू 20/30 आपको मिलेगा 7,467। तो टोटल आपका 1,20,000 का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कितना एनपीवी मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो आपका एनपीवी हो जा रहा है 55,567, ठीक है। 120 के इन्वेस्टमेंट पे इतना हो। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ 3 प्रोजेक्ट आर गिवन किलो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आपको यूज़ करना हो तो आप कितना करोगे 10%। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, एनपीवी, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। आइडेंटिफाई द रैंकिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट बाय ईच 4 मेथड। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ये चार चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम रैंकिंग लगाएंगे, ठीक। थोड़ी सी इसको सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है पीबीपी। तो ए की बात करें तो ए में आपका यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, तो आपको सिंपल पीबीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो लेना है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कैश फ्लो आपका है 900, तो 5,000 डिवाइड बाय 900 इज 5.56, ठीक है। बी जो है, बी में आपकी यूनिफॉर्म कैश फ्लो नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे बाजू में मैं क्यूमुलेटिव ले लेता हूँ 700, 1700, हो गया 2,400, हो गया 3,400, हो गया आपका 4,500। हाँ आपका हो जा रहा है 4,500 प्लस 1,200 हो जाएगा आपका 5,500, मतलब
ऑलमोस्ट आपका 5 और 6 साल के बीच में पड़ रहा है। यहाँ पे मैं बी का कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 साल तो आपका है ही है, प्लस आपको कितना एडिशनल चाहिए। 5 साल में आपका 4500 हो जा रहा है, आपको चाहिए 5000, मतलब 500 और चाहिए आउट ऑफ इस साल का आपका कितना है कैश फ्लो 1200, मैं देखा हुआ ये 500 डिवाइड बाई 1200, आपका ईयर हो जा रहा है 5.42 ईयर्स। मंथ में निकल रहा हूँ मैं अभी का देखते हैं। इसमें भी आपका 2000 क्यूमुलेटिव प्लस 4000, यहाँ पे हो जा रहा है आपका 6000। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो 2 ईयर्स तो ही ये, प्लस आपको 1000 चाहिए आउट ऑफ 2000, अब ये हो गया आपका 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे जल्दी इसका रिकवरी हो रहा है, फिर इसका हो रहा है, फिर इसका हो रहा है। तो अगर रैंकिंग देनी हो तो दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2, दिस इज रैंक, ये हो गया आपका पीवीपी। इसके बाद हमें बोला है एनपीवी, तो एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ए की बात करें तो ए का एनपीवी निकालना इजी है क्योंकि यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। ठीक है, तो आपको एनपीवी लेना है 10% के हिसाब से, तो 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम 10 साल के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमको एनपीवी के लिए लेना होता है पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। यू हैव पीवीसीओ 5000, पीवीसीआई कितना है 900 को आपको 10 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 1 डिवाइड बाई 1.1 करेंगे तो पहले साल का आया फैक्टर, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार और 10वीं बार, और फिर हम कर देंगे जीटी। तो आपका 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है 0.145, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं हम। 6.145 मल्टीप्लाइड बाय 900, ये आपका पीवीसीआई आया है 5530.5 माइनस 5000, तो आपका एनपीवी है 530.5। बी का निकालने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा 0 1 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम कैश फ्लो ले लेते हैं। सबसे पहले का कैश फ्लो तो है आउटफ्लो, फिर आपका है 700, 800, 900, 1000, 700, 1200, 1300, 1400, 1500 एंड 1600। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ई का यहाँ लिख कर ई का भी यहाँ लिख ही देता हूँ कैश फ्लो 2000, 1000, 2000 एंड 1000। डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 10% के हिसाब से 1/1.1 आएगा 1.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.565, 0.513, 0.467, 0.424, 0.38। ये क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो एनपीवी के आंसर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ई के केस में एनपीवी आ रहा है आपका 1591 और सी के केस में आ रहा है 655। तो भी हम रैंकिंग दे देते हैं। फर्स्ट जो आया है वो है बी, सेकेंड सी, थर्ड इज सी। तो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेजिंग न्यू प्लांट वर्थ 80 लाख, मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना है 80 लाख। द एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्सेस एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब कैश फ्लो ही दे रखा है आपको, सी दे रखा है, अलग अलग साल में अलग अलग है, 5 साल तक सेम है और फिर आपका अलग अलग है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब एनपीवी निकालने के लिए 10% का फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, एनपीवी 10% पे, प्रॉफिटेबिलिटी 10% पे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 और 15% के हेल्प से। ठीक है, तो हमें पेबैक पीरियड निकालना है, वो निकाल लेते हैं। तो पेबैक पीरियड के लिए इसी टेबल को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ले लेते हैं 14 लाख, दूसरे साल में 28,
तीसरे साल में 42 लाख, फिर हमारा 36, यहाँ पे आ रहा है 70 और यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 86। तब कहीं ना कहीं यहाँ 5 और 6 साल के बीच आपका पीवीपी आ रहा है। पीवीपी आपका 5 साल प्लस कितना चाहिए आपको, 5 साल में आपका 70 तो हो गया, यू नीड 80, मतलब 10 लैक्स और चाहिए आउट ऑफ 16 लाख फॉर 6 ईयर। आपका फाइनल आंसर आएगा 10/16, वो आ रहा है आपका 0.625, मतलब 5.625 ईयर्स आपका क्या है पीवीपी। तो फर्स्ट आंसर आपका निकल गया। सेकंड में आपको पूछ रहे हैं 10% के हिसाब से एनपीवी निकालो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 10% के हिसाब से निकालो। तो एक ही कैलकुलेशन के बेस पर हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और आईआरआर में हमको 10% का जो रेट ऑफ रिटर्न में एक लोअर रेट 10% लेना है। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों के लिए एक ही टेबल का यूज़ करके हम पहले हमारे कैश फ्लोज निकाल लेता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं और 15% पे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले ईयर 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कैश फ्लो। कैश फ्लो सबसे पहले आउटफ्लो हो रहा है 80 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ पे 80 लाख ले लेता हूँ। रुपीज़ इन लैक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 14, 14, 14, 5 साल तक 14 है। फिर छठवें साल में 16 लाख, फिर 20 लाख, वापिस से 30 लाख, 20 लैक्स एंड 8 लैक्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%। फिर यहाँ पे ले लूँगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15%। दोनों मुझे हेल्प आएगी। यहाँ पे 1 होगा, ये भी 1 होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा 80, तभी निकलेगा। मुझे 10 और 15% के दोनों के फैक्टर्स दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.909। मुझे मल्टीप्लाई करते जाना है, सारा आंसर निकालते जाना है। क्या करूँगा मैं, सेपरेटली करूँगा, या आउटफ्लो का अलग करूँगा और इनफ्लो का अलग करूँगा। 14 लाख इंटू 0.909, 3.088। मैं जीटी का यूज़ करके PVCI निकाल ले रहा हूँ 97,92,200। सेम वे यहाँ पे भी निकालेंगे, सेम वे यहाँ पे भी निकाल लेंगे। तो इसका भी आंसर मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, अब इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 78 लाख ये मेरे है PVI, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब मुझे जो तीनों क्वेश्चन पूछे थे इनके सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। सबसे पहले एनपीवी 10% के हिसाब से कितना, तो एनपीवी के लिए क्या करेंगे, PVCI माइनस तो PVCI आपका निकला 97,92,200। PVCO है मेरा 80 लैक्स, ठीक है। एनपीवी कितना आया 17,92,200, ठीक है। तो हमारा 2 निकल गया। 1 इज दिस। थर्ड में मुझे पूछा है PI निकालो, ठीक है। PI के लिए क्या लेंगे, PVCI बाय PO 7,02,200 बाय 80 लाख आ रहा है 1.24। तीसरा आंसर भी निकल गया। अब लास्टली मुझे पूछा है IRR निकालो 10 और 15% के, ठीक है। तो IRR के लिए मुझे क्या लेना होता है, मुझे फॉर्मूला लगाना है। IRR इज इक्वल टू आपको लेना होता है लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट और हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट इज 10%, NPV एट लोअर रेट ऑलरेडी निकाला कितना 17,92,200, 17,92,200 वापिस से 17,92,200 माइनस हायर रेट पे एनपीवी कितना है, क्योंकि हायर रेट का आपका PVCI है, PVCO 3 लाख ही है। आपका एनपीवी जो है 15% पे वो कितना है, माइनस है, तो आ रहा है 1,16,000 बट नेगेटिव 1100। हायर रेट और लोअर रेट का डिफरेंस कितना है 5%, 10 और 15 का। अब ये लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 7,92,200 प्लस करेंगे
तो डिनोमिनेटर हो जा रहा है मेरा 3,08,002, न्यूमरेटर इज सेम, मल्टीप्लाइड बाय 5, सोल्व करते हैं इसको। फाइनल आंसर इज कमिंग टू 14.70। मेरा IRR भी निकल गया। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आपको, कितने टेबल क्रिएट करने और किस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। हमारे चारों चार आंसर आ गए यहाँ पे। फर्स्ट इज PBP जो निकला ये, सेकेंड इज NPV एट 10%, थर्ड इज PVCI, फोर्थ इज IRR तो 14.70% आ रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। HMR Limited is considering replacing a manually operated old machine with a fully automatic new machine। पुरानी मशीन को डिस्कार्ड करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है और उसके बदले में नई मशीन परचेस करना है। द ओल्ड मशीन हैड बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। मतलब पुरानी जो आपकी मशीन है उसका कोई भी आपके टैक्स के पर्पस से डेप्रिसिएशन बचा, बट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 240। बुक्स के हिसाब से बुक वैल्यू है, कोई बात नहीं। द मशीन हैज़ बिगन कोजिंग प्रॉब्लम विद ब्रेकडाउन एंड इट कैन नॉट फेच मोर देन 30,000। अगर ये टूट जाएगी और इसको बेचेंगे भंगार में तो 30,000 रुपये आएगा। ठीक है, इफ सोल्ड इन द प्रेजेंट मार्केट इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं, मतलब 10 साल के बाद इसका 0 रुपये हो जाएगा। अभी 30 आ रहा है और बाद में हो जाएगा 0। द कंपनी हैज़ ऑफर्ड 1 लाख। कंपनी को किसी सप्लायर ने ऑफर किया है 1 लाख फॉर ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन ऑन अ न्यू मशीन विच इज अ प्राइस बिफोर अलाउंस फॉर ट्रेड इन 450। मतलब प्राइस जो है 4.5 लाख की है नई मशीन की, बट अगर आप पुरानी मशीन देते हो तो आपको 1 लाख माइनस कर देंगे। मतलब नेट आपकी जेब में से कितना रुपए जाने वाला है, 3.5 लाख। पुरानी दे दो और नई मशीन का बिल मिलेगा आपको 3.5 लाख रुपए। जनरली ऐसा बायबैक का ऑफर होता है। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 ईयर्स और सालवेज कितना मिलेगा 35,000। मतलब 3.5 लाख की नई मशीन परचेस कर रहे हो, ठीक है, पुरानी का वैल्यू उसमें एडजस्ट हो गया, 35,000 आपको क्या मिलने वाला है, सालवेज। ठीक है, मतलब 10 साल बाद इसको बेचोगे तो 35,000 आपको मिलने वाला है। फर्दर द कंपनी फॉलोज SLM बट फॉर टैक्स पर्पज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, 7.5% हर साल डेप्रिसिएशन। और दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट। ठीक है, मतलब ये चली जाएगी तो पूरा का पूरा नया मशीन कितना होगा, 3.5 लाख का, उस पर ही हमको डेप्रिसिएशन मिलने वाला। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे रखी, ओल्ड मशीन और न्यू मशीन के हिसाब से आप सेल, मटेरियल कॉस्ट वगैरह वगैरह माइनस करके आप कितना कितना नेट कमा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन 24,000 माइनस करके कितना बच रहा है, 324,750, और नई मशीन के साथ आपका 387,250। ये डेप्रिसिएशन जो है ये SLM है बुक्स के हिसाब से। ठीक है, टैक्स जो लगता है वो हमको किसके हिसाब से लगता है, टैक्स लगता है हमारा SLM मेथड नहीं लगता है, उसके अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगता है, यहाँ पे बोल रखा है। अब हमको बोल रहे हैं कि आप ये PBT इतना इतना कमा रहे हो, मतलब एडिशनल PBT आपको मिल रहा है ड्यू टू न्यू मशीन। आपको बोल रहे हैं फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और इफ नॉट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, मतलब जो पुरानी बेच रहे हो नई खरीद रहे हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और पुरानी जब लास्ट में 10 साल बाद बेचोगे उस पर भी कोई टैक्स लगेगा नहीं, ऐसा इग्नोर करना है। अब बेसिकली हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओल्ड मशीन जो है में आपका जो NPV मिल रहा है या अभी ओल्ड मशीन के हिसाब से आपको जो नेट मिल रहा है, उसके बदले अगर नई मशीन रखो तो आपको कितना एडिशनल मिलेगा। अगर एडिशनल मिल रहा है तो नई मशीन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल NPV निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे पास ओल्ड मशीन न्यू मशीन दो ऑप्शन है। ओल्ड मशीन का NPV वर्सेस न्यू मशीन का NPV, जिसका ज़्यादा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम इंक्रीमेंटल NPV निकाल सकते हैं। ओल्ड का कितना NPV था, न्यू का कितना NPV है, दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैश फ्लो कितना मिलेगा हमको वो निकालना है। अब कैश फ्लो हर साल का सेम होता अगर डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं होता तो, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन है तो हर साल का डेप्रिसिएशन अलग होगा। मुझे कैश फ्लो जो है वो हर साल अलग निकालना पड़ेगा। देखो कैश फ्लो के लिए बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन जो है वो एडबैक कर देते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स चाहिए, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है यहाँ पे ये बुक्स के हिसाब से मुझे टैक्स वाला माइनस करना है। अभी मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा रहा था 324,750, इसके बाद मैं कमाने लग जाऊंगा 387,250। डेप्रिसिएशन पहले लग रहा था मेरा बुक्स के हिसाब से 24,000, यहाँ पे 41,500,
तो ये मेरा पीबीडीटी हो गया बुक्स के हिसाब से। कर लेता हूँ एक बार, 324750 प्लस 24,000, ये हो रहा है मेरा 348750। यहाँ पे कितना हो रहा है 387250 प्लस 41,500, ये हो रहा है 428750। एक्स्ट्रा कितना एनपीवी मिल रहा है या एक्स्ट्रा कैश फ्लो कितना मिल रहा है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो 80,000 एडिशनल मिल रहा है, ठीक है। बट ये क्या है, ये है पीबीडी। यहाँ से मुझे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कौन सा वाला, इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर जो फिगर आएगा उसको बोलूँगा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहाँ से मैं टैक्स माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें मैं ऐड करूँगा डेप्रिसिएशन, तब जाके मुझे मिलेगा सी। तो पीबीडीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस करूँ, फिर टैक्स निकालूँ और फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड करूँ, मुझे सीफेट मिल जाएगा। तो मुझे ये टेबल में करना पड़ेगा। तो टेबल में मेरे पास ये कितने साल चलने वाला है, 10 साल की लाइफ है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 0th ईयर में मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, 0th ईयर में 3.5 लाख जा रहा है। मेरा पीवीसीओ कितना होने वाला है, 3,50,000, ठीक है। हर साल का कैश फ्लो कितना होने वाला है वो निकालने के लिए मुझे पहले लेना है यहाँ पे पीबीडीटी। तो मैं यहाँ पे पीबीडीटी लिख लेता हूँ। हर साल में कितना होगा पीबीडीटी, 80,000। इसमें से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 3.5 लाख का 7.5% कितना हो गया, 26,250। अब मुझे क्या करना है, हर साल ये घटता जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने का एकदम सिंपल तरीका है। आपका 100 में से कितना कम हो जाएगा, पहले साल में 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा 7.5%, फिर हर साल 7.5% घटता जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आंसर आ रहा है इस आंसर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0.925 से, तो हर नेक्स्ट ईयर का आपको डेप्रिसिएशन मिलता जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 0.925 करूँगा, मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा 24,281। वापिस से करूँगा तो लास्ट में आ रहा है 1301, ठीक है। ये मेरा डेप्रिसिएशन निकल गया। इसमें से मैं माइनस करूँगा तो बचेगा मुझे पीबी, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। मैं वापस से ये फिगर मुझे ऐड करना है, तो मैं नेट आफ्टर जो मेरा सी फेट हो रहा है वो निकाल सकता हूँ। तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करूँगा, मतलब इस फिगर को 0.7 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर दूँगा, तो मुझे सी फेट मिलेगा, जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये मेरा सी फेट आ गया। इसको मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से मल्टीप्लाई करना है, मुझे मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू, और पी आई आ रहा है और 10 ईयर्स कैश फ्लो इज 3810, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 10 साल का कैश इनफ्लो आ गया। मुझे जो एनपीवी लेना होता है वो क्या करना होता है, पी आई प्लस पीवीसी, ठीक है। मुझे मिल रहा है ये, बट साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन दे रही कि 35,000 का मुझे टर्मिनल वैल्यू साल्वेज वैल्यू मिलेगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर। मतलब ये 35,000 जो है उसको मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका भी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ओनली। 35,000 इंटू 0.8 जो कि हो रहा है 13,500। मेरा पीवीसीआई जो है मुझे लेना होगा 381,102 प्लस 13,510, दैट विल बी 394,612 एंड इनिशियली आई एम पेइंग 3,50,000 रुपीज। मुझे नेट कितना मिल रहा है 44612 एस एनपीवी। ये मेरा इंक्रीमेंटल एनपीवी है, मतलब ओल्ड को डिस्कार्ड करके अगर नया ले लूँ तो मुझे 44612 क्या मिलेगा, एनपीवी मिल रहा है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इसमें जो मेन पॉइंट था वो यही था कि आपका डेप्रिसिएशन जो है बुक्स के हिसाब से एसएलएम भले चल रहा होगा, बट आपको यहाँ पे लेना है 7.5% WDV। इसकी वजह से आपकी सारी की सारी मेहनत बढ़ गई, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला कि पहले बुक्स का डेप्रिसिएशन हटाया हमने, एडबैक किया, फिर माइनस किया, फिर टैक्स निकाला और फिर वापस से एडबैक किया टू अराइव एट सी फेट और मल्टीप्लाई किया डिस्काउंटिंग फैक्टर से। वन मोर थिंग कि जो नई मशीन है 10 साल बाद बेचोगे तो 35,000 रुपीज़ आएगा, उसको भी हमने कंसिडर किया इन कैश इनफ्लो।
ये मेरे रेगुलर इनफ्लोज है और ये मेरा टर्मिनल वैल्यू ऑफ द असेट है। दोनों का समेशन करके मैंने एनपीवी निकाला। इस तरीके से मेरा एनपीवी